नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि क्या चाइना किसी एक रणनीति के तहत ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो हमें बॉर्डर पे तनाव दिया जा रहा है और हमारे अलग अलग पड़ोसियों को उकसाया जा रहा है। क्या है इन चीज़ों के पीछे, ये सब देखने के लिए और किन चीज़ों को वो फॉलो करता है, कौन से युद्ध के नियम वो मानता है जिनके रास्ते पे वो चल रहा है, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इन सारी बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपने शायद एक बुक का नाम सुना होगा, आर्ट ऑफ वॉर, और उसे लिखने वाले थे चाइना में सुन जू की अगर हम बात करते हैं तो वो चाइना के एक बहुत ही प्रसिद्ध जनरल रहे हैं और उनका टाइम पीरियड BC 500 माना जाता है। उनका जन्म काल 544 BC और उनकी मृत्यु 496 BC में मानी जाती है। लगभग 48 साल का उनका समय रहा और इसी बीच उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। चाइना और ज़्यादातर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी देश की सेनाएं आर्ट ऑफ वॉर की बहुत सी ऐसी चीज़ हैं और तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आज युद्ध अभ्यास करती हैं, युद्ध करती हैं और दूसरी देश की सेनाओं को हराती भी हैं। उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है उनका, इफ़ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल। वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और अपने शत्रु को जानते हैं तो आपको होने वाली सैकड़ों युद्धों में रिजल्ट का, परिणाम की चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं। वो मानते हैं इसमें जीत आपकी बिल्कुल होगी अगर आप ये दो चीज़ें जानते हैं। तो क्या हम चीन को अच्छी तरीके से जानते हैं, वही हम कोशिश करेंगे। सिंजू की एक और बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसका कहने का सारांश ये है कि आप अपने शत्रु को अपने साथ उलझा के रखिए और उसको किसी भी तरीके से वो दिखाने की कोशिश करिए जो वो देखना चाहता है। एक तरीके से उसको धोखे में रखिए और जब वो उन्हीं चीज़ों को मानने लगे जिसके वो मानना चाहता है या जो आप उसको दिखा रहे हैं, जिस समय वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिस समय वो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकता, उसी समय आपको उसके ऊपर हमला करना है। कल रात भी, 15 जून की रात भी यही हुआ। उस दिन हमने देखा कि हमारे देश की सेनाएं तैयार नहीं थीं क्योंकि एक तरफ चीन बात करने का षड्यंत्र और या कह सकते हैं ढोंग कर रहा था और दूसरी तरफ ही वो तैयारी कर रहा था किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए, जो कि हमने देखा। और उन्होंने कटीले तारों से, रॉड से और बहुत ही अनकन्वेंशनल हथियारों से वहाँ पे हमारे सैनिकों को चोट पहुँचाई, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने साहस करते हुए हमारे 20 जवानों के शहीद होने पर भी ऐसा माना जाता है कि 43 चाइनीज़ जवानों को भी मार गिराया। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये कोई युद्ध करने का नया तरीका है? बिल्कुल नहीं। चाइना इस पर बहुत समय से काम करते आ रहा है और ऐसा ही वो सिंजू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर से सीख पाए हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वॉरफेयर एक डिसेप्शन पे आधारित होता है, इसका मतलब एक धोखे पे आधारित होता है। तो पहले ही इस बात की वकालत करते हैं। धोखा कैसा? वो कहते हैं आपको ये दिखाना है कि आप युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं जबकि आप युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको अपने शत्रु को ये दिखाना है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जबकि आप बहुत कुछ तैयारी पहले से कर रहे हैं। आपको अपने शत्रु को ये विश्वास दिलाना है कि आप बहुत दूर हैं जबकि आप उसके बहुत पास पहुंच चुके हैं। और अगर आप उसके बहुत पास हैं तो आपको ये विश्वास दिलाना है कि आप उससे बहुत दूर हैं। ये सारी चीज़ें वो करते हैं। इसका मतलब कि एक भ्रम की स्थिति में अपने शत्रु को बनाए रखना है, जैसा कि चाइना ने किया। एक तरफ तो दोस्ती का हाथ और बातचीत की टेबल पर वो बात कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ ही धोखे से उन्होंने भारतीय सेना पे हमला किया। और वो ये करने के पीछे भी उनका इसी किताब से सीखा हुआ एक कारण है जो हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो गलवान वैली में क्या हुआ? चाइना ने जो एक अचानक हमला किया जिसमें पत्थरों का, डंडों का, लोहे की रॉड, कील लगी हुई रॉड्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन बदले में उसी के साथ कार्रवाई करते हुए हमारे सेना के जवानों ने भी 43 जवानों को शहीद कर दिया। इसके अलावा क्या हुआ था यहाँ पे? तो ये बहुत समय से देखा जा रहा है कि चाइना हमारे देश के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ ट्रूप 3 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे। तो क्या चाइना ये सब एक प्लान के तहत कर रहा है? तो बिल्कुल, जैसा कि सुन जू की किताब में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने शत्रु को जानते हैं और आप अपने आप को जानते हैं तो आपको किसी भी, कितने भी नंबर ऑफ लड़ाइयों के रिज़ल्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीत आपकी होगी। तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि चीन क्या कर रहा है या वो क्या चाहता है। इसी किताब आर्ट ऑफ वॉर में सुन जू एक जगह कहते हैं कि हमेशा जो युद्ध जीतने वाली सेनाएं होती हैं वो युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुकी होती हैं, और जो सेनाएं युद्ध में जाने के बाद जीतने के लिए प्लान करती हैं उनका हारना तय होता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि अगर युद्ध में जाने से पहले आपने तैयारी नहीं की है, शत्रु के जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, आपकी जो कमजोरियां और मजबूत पॉइंट हैं आपके, उनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है, इसका मतलब आप तैयार नहीं है और आपका युद्ध में हारना लगभग तय है। वो यहीं पे नहीं रुकता चाइना, और ये हमने देखा है कि काफ़ी समय से वो हमारा जो अक्साई चीन जो हड़पने के बाद भी उस जगह पे जहाँ पे हमारी सेना सड़क बना रही थी ताकि पेट्रोलिंग को ठीक किया जा सके, जो कि चाइना नहीं जानता, क्योंकि वहाँ से वो तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करके रखता है। तो ये नहीं चाहता कि वहाँ किसी भी तरीके की भारतीय सैनिकों की मौजूदगी हो, इसीलिए वो प्रारंभ से ही भारतीय सड़क बनाने का विरोध करता रहा है। पिछली जो झड़प हुई थी उसका भी एक कारण यही था, सड़क पर हमारा काम चल रहा था जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो क्या इसके लिए भी उस किताब में कुछ लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है सुन तzu ने आगे कि टू फाइट एंड कंकर इन ऑल योर बैटल्स इज नॉट सुप्रीम एक्सीलेंस, सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। वो कहते हैं कि कोई भी युद्ध लड़के नहीं जीता जाता, सबसे अच्छा युद्ध जीतने का तरीका है कि बिना युद्ध लड़े ही शत्रु को तोड़ दिया जाए, उसको हरा दिया जाए। तो क्या किया उन्होंने धोखे से हमला किया और उन्होंने सोचा था कि शायद भारतीय फौज भाग खड़ी होगी और इस तरीके से हमारा मोरल डाउन होगा और भारतीय सेना एक दबाव में रहेगी। लेकिन इसके उलट हो गया, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए उनको 43 जवानों की शहादत देनी पड़ी या उनकी मौत हुई, और इस वजह से वो और ज़्यादा बौखला गए और अब वो बैकफुट पे आ चुके हैं। तो ये भी उनकी रणनीति का ही हिस्सा है। क्यों? सुन तzu इसी में विजय के लिए 5 जरूरी बातों को बताते हैं। वो क्या बताते हैं? पहली चीज़ कि युद्ध वो जीतता है जो ये जानता है कि युद्ध कब करना है और कब नहीं करना है। जैसे हमारे देश में अभी वॉर मॉन्गरिंग चल रही है, आप लड़ाई करिए, चीन पे हमला कर दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए। ये हल नहीं है, क्योंकि चाइना कोई भी एक आतंकवादी घोषित देश नहीं है या वहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। तो हमें एक सेना से लड़ना है, तो सर्जिकल स्ट्राइक की वहाँ पे बात नहीं की जा सकती। इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कब युद्ध करना है, कब नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, ही विल विन who knows how to handle both superior and inferior forces। मतलब वो सेनाएं जीतती हैं जो, या वो नेता जीतेगा या वो लीडर जीतेगा जो मजबूत और कमज़ोर दोनों तरह की सेनाओं को हैंडल कर सकता है। तीसरी बात वो यहाँ पे बताते हैं कि वो आर्मी हमेशा जीतेगी जिसकी आर्मी में सबसे छोटा जो सिपाही है वहाँ से लेकर के जनरल तक सभी में एक ही स्पिरिट, एक ही भावना होगी। और हम जानते हैं कि भारतीय सेना की जो देशभक्ति की भावना है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। चौथी बात वो बताते हैं कि वही युद्ध में जीतेगा जिसने अपने आप को तैयार किया हुआ है और शत्रु की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए जो रेडी है। तो हमें ये नहीं करना, तब हमला नहीं करना जब चाइना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में, हमें भी उन्हीं की चाल से उन्हीं के ऊपर जवाब देना है और हमें भी देखना है कि उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। पांचवी बात वो कहते हैं कि हमेशा वही जीतता है जो अपनी कैपेसिटी, जो आपकी आर्मी की क्षमता है, उसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक दखलंदाजी को नहीं रखता है या किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखता है। तो वो सेनाएं जीतती हैं जिसमें किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स ना की जाए। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में चाइना अपने बहुत सारे एजेंटों के जरिए हमारी सेना पे ही सवाल उठा रहा है और उसमें विभिन्न प्रकार के मॉरल और अलग अलग तरह के दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है। आगे देखते हैं सुन तzu क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने प्लान को हमेशा आप अंधेरे में रखिए, जिसकी किसी को भी उम्मीद ना हो। बिल्कुल जैसे अंधेरी रात होती वैसे बिल्कुल अपने प्लान को छुपा के रखिए, जैसा चाइना ने किया। वो अभी तक हमसे टेबल पे बात कर रहा है और कह रहा है कि हम इसको मुद्दे को हल करना चाहते हैं बातचीत के जरिए, लेकिन यही सुन तzu कहते हैं कि लेकिन आप हमला तब करिए जब वो अनप्रिपेयर्ड है और ऐसा करिए कि बिजली की तेज़ी से आप उस पर हमला करें। और यही उन्होंने किया। पीछे हटने की बात करते हुए उन्होंने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर अचानक हमला किया, वो हमला जिसके लिए वो पहले से तैयार बैठे हुए थे। तो ये सेम उसी आर्ट ऑफ वॉर की तरीके का प्लान चाइनीज सेना हमेशा करती है और उसी के नक्शे कदम पे चलती है। तो हमें उसे और भी बेहतर तरीके से जानना जरूरी है। क्या चाइना अभी कर रहा है? तो अगर आप ये देखेंगे तो पुराना सिल्क रूट है जिसको दोबारा से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत बना रहा है और पूरी दुनिया में अपनी सड़कों का जाल बिछा रहा है ताकि वो दुनिया की हर जगह पे अपने बेस बना सके। इसी तरीके से समुद्री रास्तों पे भी बना रहा है। इसके लिए हम अलग चर्चा कर सकते हैं। इतना अभी मैप के जरिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारत के चारों ओर चाइना अपने बेसिस बना रहा है जो युद्ध की स्थिति में हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आपको दोबारा से सुन तzu की उसी किताब का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। वो कहते हैं
कि हमेशा युद्ध वो सेनाएं जीतती हैं जो युद्ध के मैदान में पहले पहुंच जाती हैं और अपने शत्रु का इंतज़ार करती हैं। क्यों? कि उनको वहाँ पे रहते हुए आराम करने का और ख़ुद को सशक्त करने का मौका मिल जाता है। वो सेनाएं जो बाद में युद्ध के मैदान में पहुँचती हैं वो थकी हुई होती हैं और उनका हारना निश्चित होता है। यही चाइना करने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया में अपने बेस बना रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में उसको अपने जो सिपाही हैं, जो आर्मी है, उसका मूवमेंट कम से कम करना पड़े और वो हर तरफ से, चारों तरफ से भारत के ऊपर हमला कर सके। तो ये उसकी एक अगली स्ट्रैटेजी है। तो क्या हम इन सब के लिए तैयार हैं? तो हमने चीन को बहुत करीब से देखा है और हमारी सेना तो इसके लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारी देश में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो देश के लोगों का तैयार होना और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ का एकजुट होना। क्योंकि अगर हम बटे हुए हैं तो हम कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। अगर हमारे देश में जयचंद है और मीर जाफ़र है तो हमें हराने के लिए बाहर के किसी सेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप को हराने के लिए ही काफ़ी हैं। हमें 1962 से सीखने की क्या ज़रूरत है? हमने क्या सीखा है? तो हमने सीखा है हम कभी भी चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या आपने भी यही सीखा है? और तीसरी बात, क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़कर अपने देश के हित की बात कर सकते हैं? आज के समय में भी बहुत सी पार्टियां, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं, हम चाइना का विरोध नहीं कर सकते, हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं कंपनियों में और हमें बहुत सारा सस्ती चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं। तो ये छोटे छोटे स्वार्थ हैं आपके, लेकिन अगर देश ही नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार की सेविंग, किसी भी प्रकार का फ़ायदा आपके लिए उठाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में बाहर के लोगों ने हमला किया, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, उसके पहले चाहे मुग़ल हों और चाहे दूसरे आक्रांता हों, उन्होंने हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचाया। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके अगर कोई सुझाव हैं तो वो भी हमें बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में उनको इंक्लूड कर सकें। आप ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।